तो दोस्तों आपने प्रोसेसर का नाम तो सुना ही होगा जिसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आखिर इसका क्या काम होता है? आखिर इसको कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहते हैं? और जब भी आपकी कोई कंप्यूटर बाय करते हैं, लैपटॉप बाय करते हैं या फिर एक मोबाइल फोन भी बाय करते हैं तो आप कंप्यूटर सीपीयू को जरूर देखा जाता है सबसे पहले कि सीपीयू को एक फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? आखिर इसको कंप्यूटर का फोन का ब्रेन क्यों कहा जाता है? आइए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस देखेंगे क्या होता है सीपीयू। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम। तो दोस्तों सीपीयू जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके सी कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हमें कहते हैं जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अब इसको हम कंप्यूटर ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं, उसका जो एक आपको आउटपुट मिल रहा होता है, वो कौन देता है? उसको बीच में जो प्रोसेस करने का काम करता है, वो कौन करता है? सीपीयू करता है। अगर सीपीयू ही नहीं होगा, तो आप जो इनपुट दे रहे हो, उसका आउटपुट ही नहीं मिल पाएगा या फिर आप आउट इनपुट दे ही नहीं पाओगे क्योंकि इनपुट लेने वाला भी कोई होना चाहिए। तो इसीलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सीपीयू इस जो होता है कि माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं इसको। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या फिर आप प्रोसेसर भी कह सकते हो, बात एक ही है। ये कंप्यूटर ब्रेन होता है और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है रन मशीन में, किसी भी मशीन में, चाहे आप फोन ले सकते हो। फोन के प्रोसेसर की भी बात करेंगे हम, और कंप्यूटर के प्रोसेसर की भी बात करेंगे हम। ये आपका एक चिप होता है, एक चिप बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मिलियंस ऑफ इसके अंदर काफी सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, आपका प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर है ये। जैसा आप देख सकते हैं कंप्यूटर का प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको काफी सारी पिन्स देखने को मिल जाएंगे। पहले हम इसके सीपीयू हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये रिसीव पहले आपका ये आपके इनकमिंग इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है। इनपुट लेगा मेमोरी से। किससे लेगा इनपुट? आपके मेमोरी से। अब मेमोरी में आपका क्या आएगा? रैम आएगा। मेमोरी के अंदर आपका रैम आ जाएगा। उससे इंस्ट्रक्शंस को लेगा, प्रोसीड करेगा उसके रिजल्ट को आउटपुट पे के लिए प्रोसीड उसको करेगा। यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूट टास्क। अब आपको ये अपने कंप्यूटर में यही जानना है ना कि मेरा सीपीयू जो कंप्यूटर जो है वो कितने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, कैपेसिटी क्या है मेरे कंप्यूटर की, कंप्यूटर सिस्टम की क्या कैपेसिटी है। तो ये किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड होता है? आपके सीपीयू के ऊपर डिपेंड होता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो 32 बिट एंड 64 बिट। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये दोनों। ये इसकी दो कैटेगरी है माइक्रो प्रोसेसर की। अभी जो मैं इसको बता रहा हूँ guys, ये सिर्फ मैं आपको कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में बता रहा हूँ। 32 और 64 बिट आपका फोन के प्रोसेसर में नहीं आता है, ये सारी कैटेगरी नहीं आती है। अभी हम सिर्फ कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे थे। तो सीपीयू के अंदर सेगमेंट्स क्या होते हैं? अब भाई सीपीयू तो हमने पढ़ लिया कि सीपीयू ये होता है, ऐसा काम ये होता है। लेकिन सीपीयू के सारे काम खुद ही करता है? नहीं, वो कामों को डिवाइड करता है। कैसे? उसके अंदर दो सीपीयू के अंदर दो सेगमेंट होते हैं। पहला जो आपका आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको हम कहते हैं एएलयू। और दूसरा आपका आता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम कहते हैं सीयू। एएलयू क्या होता है? एएलयू जो होता है ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक, मैथमेटिकल, एल्जेब्रिकल, लॉजिकल, लाइक एडिशन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के जो भी आप इनपुट देते हो, जो भी टास्क एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है, वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? एएलयू के द्वारा अर्थमेटिक मैटिक लॉजिकल यूनिट। आपके जो भी टास्कों को परफॉर्म करने का काम जो है वो कौन करता है? एएलयू करता है। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है फिर? भाई एएलयू तो सारा काम कर रहा है, फिर कंट्रोल यूनिट का क्या काम होगा? कुछ तो इसका भी काम होगा ना। तो गैस इसका भी काम है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करता है आपके फ्लो ऑफ डेटा को। मतलब कि एएलयू क्या क्या काम कर रहा है, कैसे डेटा को वो अपने अंदर ले रहा है और फिर उसको इसकी आउटपुट जनरेट कर रहा है, इन सबको मैनेज करने का कौन कहता है? इसको इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जैसे आपके ऑफिस में जो होता है एक असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट की पोस्ट होती है, मैनेजर की पोस्ट होती है, देन ऐसी फिर सीईओ की पोस्ट होती है। ऐसे इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो कि एएलयू जो होता है एक आपका लोग असिस्टेंट होता है, और कंट्रोल यूनिट जो होता है आपका वो मैनेजर होता है, जो कि आपके सारे कामों को मैनेज करने का काम करता है, देखता है, कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा वो मेरे द्वारा मेरे अंडर में परफॉर्म किया जाएगा। डेटा डेटा हो गया, माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हो गए, सीपीयू बसेस हो गई, इन सबको रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कंट्रोल करने का काम जो है आपका कंट्रोल यूनिट करता है, जो कि इसके नाम से ही अंडरस्टैंड होता है, कंट्रोल यूनिट। अब आते हैं
ये सारे फैक्टर जो है ना मेकअप प्रोसेसर को परफॉर्म करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अभी गाइस हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है आपका 3 बसेस होती है। अब ये बसेस क्या होती है? तो बसेस जो होती है ना वो एक मीडियम कैरियर होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे होते हैं ओवर द सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू जो होता है कंसिस्ट करता है आपके 3 बसेस होती है इसके अंदर। सीपीयू के अंदर आपके 3 बसेस होती है जो कि आपका मीडियम कैरियर एंड इंफॉर्मेशन कैरियर कैरी करेगा आपको माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में। मेमोरी कंपोनेंट्स मेमोरी के अंदर आपका रैम आ जाता है एंड इस सिस्टम में आता है। तो कैरियर करेगा आपके इंस्ट्रक्शन को, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं कंप्यूटर को, सीपीयू को, उसको कैरी करेगा और सीपीयू जो है एंड बैक टू बैक सीपीयू मेमोरी को प्रोसेसिंग करने के लिए भेजा जाएगा। तो यही काम होता है बसेस का। बसेस में भी 3 टाइप्स होते हैं। अब 3 टाइप्स क्या होते हैं इसके अंदर? पहला आपका आता है डेटा बस। डेटा बस का क्या काम करता है? ये सेंड एंड रिसीव करता है डेटा। ये आपका डेटा को सेंड करेगा और रिसीव करेगा किसमें? मेमोरी के अंदर। जो भी सेंड डाटा आप सेंड एंड रिसीव कर रहे डेटा टू मेमोरी, मतलब जो आपका रैम होगा ना उससे जो डेटा सेंड एंड रिसीव करने का काम होगा वो आपका डेटा बस करेगा। एड्रेस बस ये सेंड करेगा एड्रेस टू द इनपुट, इनपुट्स ऑफ द मेमोरी एंड रैम में करेगा। कंट्रोल बस मेक कम्युनिकेशन बैठाएगा सीपीयू एंड कंपोनेंट्स। मतलब कंट्रोल बस का काम होगा, कंट्रोल बस का नाम ही से पता चल रहा है कंट्रोल बस कंट्रोल करना, मतलब सारी चीजों को मैनेज करना। मतलब इसका काम यही होता है कि आप सीपीयू और बाकी जो मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं इन सबके बीच में तालमेल को बिठाने का काम यही करता है। अब कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कैसे हम आपके सीपीयू के बारे में। तो आप एक सीपीयू बाय करने जा रहे हैं या फिर आप एक कंप्यूटर बाय करने जा रहे हैं, लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं, तो आप सीपीयू के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखना चाहेंगे जो कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो पहला आपका आता है क्लॉक स्पीड। क्या देखनी है आपको? क्लॉक स्पीड क्या होती है? क्लॉक स्पीड स्टैंड करता है आपके यूनिट होता है। क्लॉक स्पीड एक यूनिट होता है आपका जिसको हम कहते हैं गीगाहर्ट, GHz। ये हमेशा आपका गीगाहर्ट में मिलेगा। ये मेजर करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट बाय द वर्किंग माइक्रो प्रोसेसर विद इन अ सेकेंड। मतलब जितना अच्छा क्लॉक स्पीड होगा, गीगाहर्ट होगा, उतना ज्यादा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब कैसे समझ सकते हैं आप इसका कि एक सेकंड में जितने इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं सीपीयू द्वारा, उसको हम उस स्पीड को हम जो यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो गीगाहर्ट कहलाती है आपकी। जैसे अगर मैं अभी कंट्रोल शिफ्ट स्किप दिखाऊं अपने सीपीयू में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में आ जाऊंगा, सीपीयू में आऊंगा तो आप देख सकते हैं बेस स्पीड गीगाहर्ट 3.3 गीगाहर्ट। इसका आप देख सकते हैं बेस स्पीड क्या है? 3.3 गीगाहर्ट है। अब आता है आपका कैशे मेमोरी क्या होता है? कैशे मेमोरी एक स्टैटिक नेचर्ड एंड क्विक रिस्पॉन्सिव मेमोरी होती है। एक क्विक रिस्पॉन्सिव मेमोरी होती है जो कि स्ट्रक्चरल होती है, मेड अप टू 6 ट्रांजिस्टर। इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और एक कैपेसिटर होता है जो कि ये आपके सीपीयू के अंदर ही होता है। सेल ब्लॉक होते हैं जिसको हम L1 L2 L3 थ्री टाइप्स की मेमोरी कैटेगराइज होती है आपकी। कैशे मेमोरी जो होता है क्विक रिस्पॉन्सिव मेमोरी होती है जो एक कुछ क्विक कैशे मेमोरी, जैसे आपके फोन में होता है कैशे मेमोरी ऐप्स ओपन किए जाते हैं, वैसे ये आपका होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे आपका कैशे मेमोरी क्या दिखा है? L1 कैसे 128 KB हो गया। जैसे मैं एक जैसे मैं विंडो ई दबाता हूँ तो आपका क्या मेरा क्या ओपन हो जाएगा टास्क में? ये दिस पीस ये तो ये किसके अंदर में ओपन हो रहा है? कैशे मेमोरी का। जितना ज्यादा कैशे मेमोरी होगा उतने जल्दी जो है आपके एप्लीकेशंस हो गए इनको ओपन होने में हेल्प मिलेगी। अब आता है आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज। इट मीन दी मच पावर। कितना पावर आपका कंज्यूम किया जा रहा है, वोल्टेज कितना कंज्यूम किया जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो चांसेस है कि आपका, अगर आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है आपके पास, तब तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपके पास लैपटॉप है देन आपको इसका फर्क दिखेगा क्योंकि आपकी बैटरी बैकअप जो है कम होने लगेगी। तो वोल्टेज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितना आपका सीपीयू आपका जो है वोल्टेज कवर कर रहा है, कितना आपका पावर कंज्यूम कर रहा है। फिर आता है FSB जिसको हम फ्रंट साइड बस कहते हैं। ये कि डेटा बस की तरह ही होता है जो कि कैरी करता है आपके डेटा को फ्रॉम द रैम से। मतलब आपके डेटा को रैम से उठाने का काम जो है ये कर रहा होता है FSB। और एंड बैक प्रोसेसर भी होता है इसमें, बैक प्रोसेसर टू रैम एंड प्रोसीड करता है आपके इंस्ट्रक्शन को। तो FSB का यही काम होता है। तो ये हमने कंप्यूटर्स के सीपीयू के बारे में बात कर ली गई।
क्या होता है, क्या-क्या इसमें स्पेसिफिकेशन देखनी चाहिए आपको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अब हम कुछ मेजर ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाती है। जैसे हमारा आता है जिसको पहला आपका आता है इंटेल, जिसका नाम आपने हर जगह सुना होगा, इंटेल, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है। फिर आपका आता है एएमडी, इसके बारे में हम धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आता है आपका एएमडी आता है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस कहते हैं हम इसको। ये भी आपका अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है सेमीकंडक्टर की। और फिर आता है आपका एनवीडिया। इसके प्रोसेसर्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे गाइस, क्योंकि इसके जो प्रोसेसर जो है ना आपको सिर्फ गेमिंग के अंदर ही ज़्यादा प्रोसेसर मिलेंगे, ग्राफिक्स के अंदर, क्योंकि एनवीडिया का जो मेन काम होता है वो ग्राफिक्स प्रोवाइड करवाना होता है। और ग्राफिक्स के अंदर भी गाइस प्रोसेसर लगता है। तो इसका ये जो काम होता है ग्राफिक्स के अंदर ही सारा काम होता है। गेमिंग प्रोसेसिंग हो गया, गेमिंग प्रोसेसर हो गया, इन सब का काम एनवीडिया का होता है। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, इन प्रोसेसर की हिस्ट्री। तो पहले हम पढ़ते हैं इंटेल। इंटेल का जो पहला प्रोसेसर था वो आपका कौन सा था? 4004 था, जो कि डिजाइन किया था कैलकुलेटर्स के लिए, कैलकुलेट कर के लिए डिजाइन किया था। और एएमडी का जो पहला प्रोसेसर था वो कब? एएम एएम 9300 था, जो कि कंप्यूटर कॉम्पिटिटर था इंटेल का है। एक तरह से आप इंटेल और एएमडी दोनों कॉम्पिटिटर मान सकते हो। और जो इंटेल का लेटेस्ट प्रोसेसर है, ये तो सबसे ओल्ड बताया मैंने, इंटेल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर जो है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, अभी जो है सीरीज चल रही है i9 तक जा चुकी है। i3, 5, 7 और 9, ये 4 सीरीज है इस इंटेल के प्रोसेसर की। इसके अंदर में आपके सारे जनरेशन चल रही होती है। तो लेटेस्ट जो है अभी इंटेल i9 और 11 जनरेशन समथिंग जा चुकी है लास्ट अभी। और एएमडी की बात करें तो एएमडी 5 हो गया, एएमडी राइजन 9 एंड 10 तक आपकी लेटेस्ट आ चुकी है प्रोसेसर, जो कि काफी पावरफुल है। अब इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं भाई। सीपीयू तो हमने बात कर ली, लेकिन ये लगता कहाँ पर है, कैसे इसको लगाया जाता है, वो भी तो देखना होगा ना हमें। तो दो जो आपका प्रोसेसर होता है वो इंस्टॉल करता है माइक्रो प्रोसेसर या मदरबोर्ड में। ये आपका मदरबोर्ड में लगता है हमेशा माइक्रो प्रोसेसर। ये नॉलेज है पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग क्या होती है? पहले पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले के प्रोसेसर होते थे उनमें क्या होता था कि जो माइक्रो प्रोसेसर के पिंस होते थे वो आपके सीपीयू के अंदर लगे होते थे। लेकिन अब के टाइम पे ऐसा आ गया कि मदरबोर्ड के अंदर जो है पिंस इनबिल्ट होते हैं, एंड सीपीयू जो है बिल्कुल प्लेन होता है आपका, जैसा कि आप फोटो में देख भी सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स की आपके पैकेजिंग होती थी यहाँ पे। पैकेजिंग बेस्ड होती है अपनी माइक्रो प्रोसेसर के कैसे इंस्टॉल होने वाला आपके सॉकेट के अंदर। सीपीयू इंस्टॉलेशन, सॉकेट फॉर सीपीयू। अब सॉकेट देखते हैं सीपीयू का। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कलेक्शन ऑफ एरे एरे पिंस होती है इसके अंदर। जैसे देख सकते हैं ना आप, सीपीयू के अंदर पिंस होती है जो कि काफी नाजुक पिन होती है गाइस। इसको अगर एक दो पिन टूट भी जाए तो आपका सीपीयू बंद हो जाएगा। तो इसको बहुत ही संभाल करके रखना पड़ता है। फिर आपका अगर मैं इंटेल की बात करूं तो इंटेल में आपका 1151 से लेके 1155 तक सॉकेट आते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं किसको? i3, 5 और 7 के प्रोसेसर को। और इस पिन इतने पिन्स होते हैं इसमें गाइस, सोच नंबर ऑफ पिन्स 1151 पिन होते हैं गाइस इस छोटे से सॉकेट में। तो सोच सकते हैं गाइस कितना पावरफुल होता है ये, और कितने नाजुक पिन्स होते हैं गाइस। सोच सकते हैं 1000 कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। खैर ये तो आपका जो है कंप्यूटर से ही बनाते हैं, मशीनें बनाती है बड़ी बड़ी। और अगर मैं एएमडी की बात करूँ तो सॉकेट C32 होता है इसका, यही है। और ऑप्टेरन होता है राइजन 5, देख सकते हैं 357, पेंटियम हो गया, एल्ट्रॉन, ऐसे करके एएमडी के सीरीज में आ जाती है। अब देखिए वाई एएमडी। अगर मैं आपसे बात करूं अभी तो कि आपको अगर अब आपने अभी तो प्रोसेसर के बारे में देखा कि आपको ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, लेकिन प्रोसेसर में तो भाई अलग अलग कंपनियां हैं मेरे पास, तो मुझे उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि वाई, अगर मेरे को एएमडी चूज करना है तो मैं एएमडी को क्यों खरीदूं, मैं एएमडी का प्रोसेसर क्यों बाय करूं। तो पहले इसको देखते हैं। एएमडी में ओवरक्लॉकिंग स्पेस, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, कि प्रोसेसर कंज्यूम करता है परफॉर्मेंस, कितनी क्या परफॉर्मेंस है आपके कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है आपका जो है ये सीपीयू। और परफॉर्मेंस जो है प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। यू कैन सिंपली ओवरक्लॉक एज एएमडी प्रोसेसर। कितने टास्क पर टास्क जो है 1 सेकंड में कन्वर्ट एग्जीक्यूट की जा रही है आपके ओवरक्लॉकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो कि जिसको स्पीड जो है वो गीगाहर्ट्ज में होती है। तो इसकी जो एएमडी के अब तक की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ गाइस,
जो इसकी स्पीड है वो 4.2 गीगाहर्ट है। ये लेटेस्ट स्पीड है इसकी अभी, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं गई है, 4.2 गीगाहर्ट। ग्राफिक्स की बात करूं तो AMD प्रोवाइड करती है आपको प्रोसेसर के अंदर ऑन बोर्ड, मतलब प्रोसेसर के अंदर ही आपको जीपीयू प्रोवाइड करती है, जो कि सुपर, जिसके अंदर आप एक विथआउट जीपीयू यूनिट भी चला सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं अच्छे से, हाई गेमिंग कर सकते हो, वीडियो रेंडरिंग भी कर सकते हो। ये आपका जो है AMD प्रोवाइड करता है EVP, इनहेंस्ड वायरस प्रोटेक्शन। तो AMD जो प्रोवाइड करता है कि प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट फीचर प्रोवाइड करता है, जो कि मालवेयर को से आपको आपके कंप्यूटर को बचाने में हेल्प करेगा। फिर आता है गेमिंग एंड ग्राफिक्स टास्क। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, AMD बेटर गेमिंग एंड मीडिया प्रोडक्शन के लिए बेटर माना जाता है, क्योंकि ये फुल कंट्रोल होता है आपका थ्रेड्स पे एंड टाइम पे, एंड हाई एंड परफॉर्मेंस भी देता है। कॉस्ट की बात करूँ तो AMD मस्ट चीपर है देन इंटेल से, मतलब कहने का मतलब ये कि गाइस AMD जो है आपका सस्ता पड़ता है आपके इंटेल के अकॉर्डिंग। अब इंटेल क्या रेट पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो एक गुड परफॉर्मेंस भी दे देता है। लोअर बजट, अगर आपका बजट अच्छा कम है तो आप AMD को दे सकते हैं। अब बात करते हैं इंटेल को क्यों लेना चाहिए आपको, इंटेल को बाय क्यों करना चाहिए आपको। तो सबसे पहला रीजन जो है ओवरक्लॉकिंग, जो अभी मैंने बताया, इसके अंदर आपको 4.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड मिलेगी, जो कि AMD में आपको सिर्फ 4.2 थी, यहाँ पे 4.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है। यहाँ पर आपको हाइपर थ्रेडिंग की स्पीड मिलती है, मतलब ये टेक्नोलॉजी जो कि इंटेल ने खुद डेवलप की है, विच सिंगल फिजिकल प्रोसेसर कैन वर्क सिटी टू, मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी एक प्रोसेसर आपके पास एक ही है, सिंगल प्रोसेसर, लेकिन जो उसके काम करने के तरीके हैं ना वो मल्टीपल होंगे। एक ही CPU के अंदर दो दो तीन तीन चार चार लॉजिकल प्रोसेसर्स होंगे। तो इससे फायदा ये होता है कि आपके टास्क को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने में हेल्प होती है ज्यादा, और स्पीड भी बढ़ती है। फिर इसमें आता है EDB, एग्जीक्यूट डिसेबल बिट, मतलब इंटेल प्रोवाइड करता है EDB, जो कि प्रोसेसर को मेक करता है, प्रोटेक्शन देता है, मतलब मालवेयर से बचाने में हेल्प करता है प्रोसेसर को। कोर थ्रेड्स आ गए तो इंटेल गिव करता है 32 थ्रेड्स, 32 थ्रेड जो कि 14 nm, जो कहे 14 nm जो है टेक्नोलॉजी होती है कि आपके CPU के जो पिंस है उनके बीच में गैप कितना है, जितना कम गैप होगा जो है आपका प्रोसेसर की स्पीड उतनी फास्ट होगी। तो NM का मतलब गाइस वही होता है। इसमें आपको स्पीड स्पीड स्टेप टेक्नोलॉजी मिलती है, तो ये थर्मल बेस्ड होता है टेक्नोलॉजी की इनहेंस करता है आपके माइक्रो प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को। अब कंक्लूजन क्या निकलता है आपके पास, हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया, क्या क्या फीचर्स थे सबको देख लिया। अब इसको एक लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप यूज कर रहे हैं लैपटॉप तो आप इंटेल यूज कर सकते हैं, बिकॉज AMD कंज्यूम करता है लॉट्स ऑफ पावर। बताया मैंने, AMD ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। अगर आप लैपटॉप यूज करें तो आपको इंटेल सजेस्ट किया जाएगा। और AMD जो है ज्यादा हीट जनरेट करता है, और लैपटॉप के अंदर जो है हीट को कंज्यूम करने की क्षमता कम होती है, इसलिए आपको इंटेल को सजेस्ट किया जाता है। फिर आपका बात बात आती है लुकिंग फॉर बजट। अगर आपका बजट PC है एंड आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको AMD ले सकते हो, बिकॉज ये चीपर भी है, सस्ता भी है, और भले ही थोड़ा ज्यादा आपका पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस भी फिर थोड़ी अच्छी देने लगेगा ये। इंटेल एंड आल्सो प्रोवाइड, इंटेल भी आपको ग्राफिक्स यूनिट प्रोवाइड करेगा इसके। अगर आप मल्टीटास्क करना चाहते हैं, मल्टीटास्क रन रन करते हैं, मल्टीपल टास्क रन करते हो, तो आप इंटेल ले सकते हो, बिकॉज इंटेल जो है प्रोवाइड करता है आपको काफी ज्यादा थ्रेड्स होते हैं, कोर्स होते हैं, डिवाइड होते हैं प्रोसेसर, तो आपको मल्टीटास्किंग के लिए आसान रहेगा। दोनों आपके वर्चुअलाइजेशन के लिए तैयार है, आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं दोनों CPU में, टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी दोनों में के अंदर होते हैं। अब आता है भाई कि CPU तो मैंने बात कर ली, CPU मैंने बात कर ली, CPU ऐसा होता है वैसे कि ये फीचर होते हैं इसके बारे में। भाई CPU गर्म भी तो होगा, उसको बचाने के लिए क्या है मेरे पास, तो उसको बचाने के लिए आपके पास आता है हीट सिंक, जो कि ओवर हीटिंग के लिए से बचाने के लिए CPU को आता है। तो जब आप सिस्टम को यूज कर रहे हो तो काफी ज्यादा हीट जनरेट होती है, आप काफी ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो तो हीट जनरेट ज्यादा होगी। और हीट सिंक इसमें आता है आपका हीट सिंक एंड हैव अ फैन। ये मैं कंप्यूटर डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ। और जो आपका लैपटॉप होता है उसके अंदर भी हीट सिंक होता है, कम होता है, साइड में होता है, एल्यूमिनियम लगा होता है उसके अंदर, जो कि खींच लेता है सारी हीट को। ठीक है, एक्टिव हीट सिंक होता है और एक पैसिव हीट सिंक। पैसिव हीट सिंक जो होगा आपका वो फैन होगा जो कि इंस्टॉल होना होता है पैसिव हीट सिंक। एक आपका फैन भी लगा होता है इसके अंदर, फैन आपका लैपटॉप में भी लगा होता है। हीट सिंक जो अटैच होता है आपके माइक्रो प्रोसेसर जो, एक थर्मल पेस्ट भी लगा होता है इसके अंदर।
हीट सिंक और प्रोसेसर के बीच में थर्मल पेस्ट लगा होता है गाइस हमेशा, जिसको हम कूलिंग पेस्ट भी कहते हैं, जो कि आपके प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम भी करता है। तो ये आपका माइक। अब आप बात करते हैं हम थोड़ा बहुत मोबाइल प्रोसेसर के बारे में भी। तो मोबाइल प्रोसेसर की बात करें तो एक सिमिलर बहुत लैपटॉप से बहुत छोटा प्रोसेसर होता है, जो कि आप देख सकते हैं, आप फोन कितना छोटा होता है, प्रोसेसर कितना छोटा होता है, बट साइज में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन पावर भी बहुत कंज्यूम कम कम कंज्यूम करता है, एंड कैपेसिटी भी इसकी काफी ज्यादा होती है। ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है किसी पोर्टेबल डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, कैलकुलेटर, इन सब के लिए डिजाइन किया जाता है। एंड इसमें इसमें ओवरक्लॉकिंग, स्पीड, टर्बो बूस्ट, इन सब में ये सब फीचर नहीं होते गाइज। ये सिंपली टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो प्रोसेसर आपके जैसे आप मान सकते हैं, क्वालकॉम हो गया, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो कि अभी लेटेस्ट, जो कि सैमसंग के S24 में आ रहा है, जिसमें आप देख ही सकते हैं कितने तगड़े तगड़े फीचर दिए गए हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में। आप एप्पल का ए सीरीज मान सकते हैं, ए चिप बायोनिक हो गया, A17 18 हो गया आपका एप्पल का। सैमसंग एक्जीनोज, जो कि अभी सैमसंग S24 जो है, उसके अंदर भी इस चिप को इम्प्लीमेंट किया जाए। मीडिया टेक हेलियो जो हो गया आपका, और भी कई सारे प्रोसेसर आपके मोबाइल फोन में भी आते हैं। और इसकी जो स्पीड डिपेंड करती है आपके कितने ट्रांजिस्टर लगे आपके फास्ट करते हैं मोबाइल प्रोसेसर को। तो गाइस ये चीजें हमने प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करी आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम रैम को कंप्लीटली एक्सपोज करेंगे, क्या होता है मेमोरी, क्या होती है रैम, क्या होता है, जो कि हमने देखा था यहाँ पे भी। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अभी गए जावा की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जावा की, और आपको इस 1 महीने के अंदर जावा कंप्लीट करवाऊंगा मैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जावा के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जरूर आप कोर्स देखिएगा पूरा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट